दोस्तों ये ऑलमोस्ट 26-27 मिनट की वीडियो रहने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और लास्ट में मैंने एक मैसेज भी दिया है, तो जो भी लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे कमेंट करके बताएं कि मैंने इस वीडियो को पूरा देखा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अफ़गानिस्तान को आज तक इतने बड़े बड़े वर्ल्ड सुपर पावर क्यों नहीं कब्जा पाए, क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए। अफ़गानिस्तान जबकि उतना बड़ा कंट्री है नहीं, फिर भी ना ही एक पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत सारे जनजातीय और ट्राइबल्स लोग, कबीले वाले लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में भोजपुरिया लोग रहते हैं, मैथिल लोग रहते हैं। हर कोई अपने अपने क्षेत्र और भाषा को बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर प्रयास करता है। मैं ही अगर वीडियो में कोई रियलिटी बात भी अगर बताता हूँ भोजपुरी के लिए, और अगर उससे भोजपुरिया लोग ऑफेंड होते हैं तो कमेंट में आकर करने लगते हैं ऐसा है वैसा है। मैथिल लोगों के बारे में करता हूँ तो मैथिल लोग करने लगते हैं। किसी और लोगों के बारे में वीडियो बनाता हूँ, चाहे रियलिटी ही क्यों ना हो, वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, उस तरह से अफ़गानिस्तान में भी है। पठान लोग हैं, बलूच हैं, उज़्बेक हैं, तुर्क हैं, और हर कोई अपने अपने क्षेत्र पर जो है कब्जा जमाए हुए है। तो एज ए होल कंट्री अफ़गानिस्तान नहीं है। तो इस तरीके से सब कुछ बात किया हूँ मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मेरा मकसद यही है इस वीडियो का कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके बताएं यदि आप पूरा वीडियो देखें तो। जय हिंद, जय अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जय हिंद, अंगिका भाषा जिंदाबाद। जय अंग, जय भागलपुर। Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. नमस्कार दोस्तों, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता हो, जो लोग इंटरनेशनल रिलेशन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, कि यूएसए अब फाइनली अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट कर रहा है। और तो इसी के ऊपर मैं सोचा कि इस पे आप लोगों को कुछ जानकारी साझा किया जाए आप लोगों के साथ। देखिए, अगर मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं तो मैं अफ़गानिस्तान के बारे में पूरा ऑडियो आर्टिकल आप लोग सुने। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। आपने टाइटल बिल्कुल सही पढ़ा है। अफ़गानिस्तान को आज बड़े बड़े सुपर पावर नहीं जीत पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अफ़गानिस्तान तो भारत का एक पड़ोसी देश है, तो इसके लिहाज से भी हमें इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को सब कुछ जानना है अफ़गानिस्तान के बारे में तो आप लोग अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में पढ़ लीजिए इंटरनेट पे, बुक पे, तो सबको मिल जाएगी। जो टॉपिक, जो आपने टाइटल पढ़ा है कि क्यों जो है इस तरीके से हुआ है कि अफ़गानिस्तान को आज तक इतने बड़े बड़े सुपर पावर क्यों नहीं जीत पाए। आखिर एक छोटा सा देश जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, इनके पास पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, वहीं पे कबीले हैं, वहाँ पे रहते हैं। मतलब कहाँ ग्रेट ब्रिटेन, कहाँ माइटी सोवियत यूनियन, कहाँ रसिया, कहाँ यूएसए, कहाँ कितने बड़े बड़े देश, मतलब कोई भी क्यों नहीं जीत पाया। अगर आप पूरे ब्रिटिश एम्पायर का, वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप पूरे ब्रिटिश एम्पायर का अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो ब्रिटिश एम्पायर का जो सबसे ब्लैक पेज है वो यही है, एंग्लो अफ़गान वार। क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशों ने हर जगह जीत अपनी दर्ज कराई। ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ वो जीत गए, इतने बड़े इंडियन सब कॉन्टिनेंट को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, सिंध ले लिया, पंजाब ले लिया, यहाँ तक कि तमिल, जो कि माइटी चोलाज़ की जो लैंड है, जिसे आज तक कंप्लीट कंट्रोल कोई नहीं कर पाया। फर्स्ट
ये ब्रिटिशर्स ही थे जिन्होंने तमिललैंड पे एक फॉरेन रूल स्थापित की। उसके बाद फिर उन्होंने म्यांमार जीत लिया। मतलब ब्रिटिश एम्पायर इतनी बड़ी थी कि कहा जाता था कि यहाँ पे कभी सूरज नहीं डूबता है। मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर में हमेशा सूरज उगा ही रहता था। तो यह वीडियो लंबी होने वाली है, तो आपको मैं बता दूं कि जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था तो हमारे उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान था। उस समय पाकिस्तान और ये सब कुछ हमारे ही कंट्रोल में थे। उसके पश्चिम में अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान के उत्तर में ज़ारिस्ट रसिया था। और रसिया ज़ार के अंडर कंट्रोल में बहुत फुल तरीके से एक्सपांड कर रहा था। तो एक तरफ रसियन एम्पायर और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर, और बीच में बफर स्टेट था छोटा सा अफ़गानिस्तान। और रसियन एम्पायर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनका पूरा का पूरा, उनको सी शोर तो मिला हुआ था, पूरा उनका बहुत बड़ा कोस्टल लाइन था, लेकिन वो हमेशा जमा रहता था। इतनी ठंड पड़ती है, वो हमेशा जमा रहता था, वो पूरा बर्फ़ से ढका रहता था। और इन्हें गर्म पानी और मतलब एक नॉर्मल सी कोस्ट लाइन की इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके कारण आज भी रसिया के पास नहीं है। और आज भी रसिया यह चाहता है आज भी कि इसे कोई गर्म पानी वाला क्षेत्र मिल जाए। गर्म उनके लिए गर्म पानी है, हम लोगों के लिए नॉर्मल टेम्परेचर का जो है वो। तो उसके लिए उन्होंने ईरान के भी कुछ क्षेत्रों को कब्जा लिया था पश्चिम में रसिया ने। तो यह देखकर ब्रिटिशों को लगा कि अब अगली बारी अफ़गानिस्तान की ही है, और अफ़गानिस्तान को यदि कब्जा लिए तो फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी पे भी हमला करेंगे, मतलब ब्रिटिश एम्पायर पे। तो इसी के कारण ब्रिटिश एम्पायर के उस समय के लॉर्ड ऑकलैंड का पॉलिसी था फॉरवर्ड पॉलिसी, मतलब लुक फॉरवर्ड पॉलिसी। तो अच्छा, लुक ईस्ट पॉलिसी तो शायद आज है नरेंद्र मोदी की, उस समय लॉर्ड ऑकलैंड की फॉरवर्ड पॉलिसी थी। फॉरवर्ड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि अगर किसी क्षेत्र पे आपका दुश्मन हमला करने वाला है तो आप पहले ही उस क्षेत्र को हमला करके उस अपने कब्जे में ले लो, ताकि एक बॉर्डर बन जाए कि यहाँ तक मेरा क्षेत्र है, इस और आगे वो कब्जा ना कर पाए। तो इसी के कारण फिर अफ़गानिस्तान के प्रिंस लोगों से, जिसे अमीर कहा जाता था, उनसे लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्ती करी। और फिर जो है वो कुछ राज़ी हुए, कुछ नहीं राज़ी हुए। तो फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार शुरू होता है, और उसमें फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार के बारे में मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे भयावह युद्ध था। सही बता रहा हूँ, फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार में ब्रिटिशों की इतनी करारी हार हुई कि इसमें कहना बहुत, मतलब क्या बोला जाए। एक कुछ बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अफ़गानिस्तान में घुसना बहुत इजी है, लेकिन अफ़गानिस्तान से निकलना ये बहुत मुश्किल है। तो शुरुआत में तो उन्होंने जलालाबाद अफ़गानिस्तान के और कांधार और कोयटा वगैरह के क्षेत्रों पर बहुत आसानी से कब्जा कर लिया। लेकिन काबुल जब वो पहुँचे तो काबुल पे उन्हें बड़ी मशक्क़त से बहुत ज़्यादा हैवी लॉस के साथ यह जो है वो सत्ता मिली। लेकिन फिर क्या हुआ कि तो उसमें फिर बाद में क्या होता है कि पहले तो वो लोग बड़े आसानी से काबुल पे कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बाद में जो ट्राइब्स, वहाँ के जो ट्राइबल लोग थे, कबीले लोग थे अफ़गानिस्तान के, वो इस बात से लेकर के नाखुश थे कि सारा कंट्रोल जो है वो तो ब्रिटिश एम्पायर कर रही है, वहाँ पे काबुल पे कब्जा कर लिए हैं। और ब्रिटिश एम्पायर यही बोल कर गई थी कि वहाँ पे एक, मतलब अपने एक कठपुतली राजा को, जो कि अफ़गानिस्तान था, उसे बैठा दें।
तो तब तक कबीले लोग चुप थे, लेकिन जब कबीले लोगों को ये पता चला कि यह सारा कंट्रोल तो ब्रिटिश एम्पायर कर रही है, तो वो लोग नाखुश हो गए, उन्होंने अटैक कर दिया। तो उसमें क्या हुआ कि बहुत हैवी लॉस हुआ ब्रिटिश एम्पायर को, और उन्होंने कहा कि देखो हमको तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम लोग बाहर में जाओ, हमको बस यहाँ पर से शांति से बाहर जाने दो। तो वहाँ का जो मेन शासक था उन्होंने लगा ठीक है चले जाओ, तो वो लोग जाने भी लगे। लेकिन रास्ते में जितने कबीले लोग थे जब ये बाहर निकल रहे थे, तो इन्होंने मौका देखा कि अब इनसे बदला लेना है, इन्होंने छल किया है। तो 5 से 6 हज़ार सैनिक इनके थे, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस 5 से 6 हज़ार सैनिक जो वापस आ रहे थे, उसमें से टोटल सैनिक की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से 1 सैनिक बस वापस आया। मतलब 5,000 सैनिक में से 4,999 सैनिकों को और उनके परिवार वालों को अफ़गानियों ने ख़त्म कर डाला, मार डाला। ये जब वो भी बचा था, एक डॉक्टर था, जब वो आकर के ये बात सब कुछ बताया यहाँ इंडिया पहुँचने पर, तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई पूरी दुनिया में। और वहाँ लंदन में लॉर्ड ऑकलैंड की पॉलिसी की बहुत निंदा हुई और उसकी नौकरी चली गई और उसे वापस बुला लिया गया। तो ये फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वार में तो एकदम अनडिस्प्यूटेडली जो है वो अंग्रेज़ों की हार हुई। उसके बाद आया लॉर्ड लिटन। इसकी पॉलिसी थी कि हमें अफ़गानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ अफ़गानिस्तान, मतलब इनकी पॉलिसी ये थी कि अफ़गानिस्तान के लोकल लोग अपना वहाँ पर रूल करें, सब कुछ करें, बस फॉरेन मतलब रसिया से, फॉरेन उनका कहना था कि रसिया से वो कोई सपोर्ट ना ले। अगर वो रसिया से कोई सपोर्ट लेंगे तो हम भी फिर जाएंगे बाहर से, अगर आपको सपोर्ट लेंगे तो इसी कारण से फिर सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार हुआ। और इसमें क्या होता है कि सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार बहुत, मतलब कि इसका रिज़ल्ट निकालना, इसका कंक्लूज़न निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई रिज़ल्ट निकलता ही नहीं है सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि फिर से ये लोग जाते हैं और काबुल पे कब्ज़ा करते हैं, और फिर से उन्हें वहाँ पर से भगा दिया जाता है, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार में यही होता है कि मतलब कब्ज़ा वहाँ पर कर तो लेते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं सेकेंड एंग्लो अफ़गान वार में, ये बात होती है। फिर अब मैं बहुत शॉर्ट से बता रहा हूँ। फिर थर्ड एंग्लो अफ़गान वार होता है। थर्ड एंग्लो अफ़गान वार में ये होता है कि ऑटोमन्स की हार हो जाती है, और ब्रिटिश इंडिया भी तुरंत वर्ल्ड वार 1 से जीत करके आई हुई रहती है। तो कुछ ऑटोमन्स जो कि हारे हुए रहते हैं, वो अफ़गानियों को ये सिखाते हैं कि देखो अभी ब्रिटिश इंडिया बहुत कमज़ोर है, इसे अभी अटैक कर दो। और अमानुल्लाह जो कि उस समय का शासक था अफ़गानिस्तान का, उसे ये भड़काती है कि अभी अटैक कर दो, और अभी तुम लोग जो इन्होंने जो एक्सेस एरिया कब्जाया हुआ है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का और कुछ क्षेत्र का, उसे वो सब तुम लोग वापस ले सकते हो। लेकिन अफ़गानिस्तान को ये पता ही नहीं था कि तब तक में एरोप्लेन का आविष्कार हो चुका था, हवाई जहाज़ से बम गिराए जाने लगे थे। उन्होंने अटैक किया, और इतना ज़्यादा, और उनका अटैक करने का मेन मकसद ये था कि वो लोग ये दिखा पाएँ कि अफ़गानिस्तान अब ब्रिटिश इंडिया के कंट्रोल में है नहीं, अफ़गानिस्तान अब एक सॉवरेन स्टेट है, एक सॉवरेन कंट्री है, इसे ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकती है। ये दर्शाने के लिए, मतलब अपनी सॉवरेनिटी को दिखाने के लिए ही उसने ऐसा किया था। लेकिन तब तक में 1917 तक में क्या हुआ कि रशियन रिवॉल्यूशन हो गई, वाइट वर्सेस रेड के बीच, मतलब कम्युनिस्ट और नॉन कम्युनिस्ट के बीच में। और यूएसए और यूके लोग, इंग्लैंड, ब्रिटिश एम्पायर लोगों का सपोर्ट था वाइट लोगों को, मतलब नॉन कम्युनिस्ट को। तो उनका ये कहना था, इन लोगों का ये सोचना था कि कम्युनिस्ट लोग बड़े आसानी से हार जाएंगे, और उसके बाद फिर ये तो मतलब नॉन कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो लोग तो
ब्रिटिश एम्पायर के क्लोज गए हैं, तो इनको फिर रसिया से खतरा है नहीं ब्रिटिश एम्पायर पे। तो क्या होता है कि थर्ड एंग्लो अफगान वार में बहुत भयानक युद्ध होती है, और ये लोग जा कर के डायरेक्ट जो इनका पैलेस था अफ़गानी राजा का, उसके महल पे ही बम गिरा के वापस आ जाते थे। तो इससे अफ़गानियों का मॉरल बहुत डाउन हो गया, और स्ट्रेटेजिक जीत ये हुई कि इन्होंने क्वेटा को क्वेटा वाले क्षेत्र का जो एरिया था वो कब्जा लिया ब्रिटिश एम्पायर ने, जो कि आज पाकिस्तान में है। और जो वो लोग चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस पेशावर वगैरह का जो क्षेत्र है ये सब अफ़गानिस्तान में ऐड हो, ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें कंक्लूज़न दोनों अपना अपना बताते हैं। स्ट्रेटेजिक जीत दर्ज कराती है ब्रिटिश एम्पायर, बोलती है कि देखो हमारी जीत हुई, और ब्रिटिश एम्पायर और अफ़गानिस्तान अपना डिप्लोमेटिक जीत बताता है कि देखो जहाँ पर तुम थे वहीं पर मैं भी हूँ, क्योंकि क्वेटा तो पहले से भी ब्रिटिश एम्पायर कब्जा ही चुकी थी, मतलब उनके पास ही था। तो ये बात है कि ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ क्षेत्र अफ़गानिस्तान का कब्जाया था, ये बात तय है। थर्ड एंग्लो अफ़गान वार में कुछ क्षेत्र कब्जाया था, और उसके पहले भी सेकंड एंग्लो अफ़गान वार में कब्जाया था। तो ये बात तो तय है। तो अफ़गानिस्तान ये कहता है कि देखो हमारी जीत हुई, हमने डिप्लोमेटिक जीत हमारी हुई, क्योंकि अब हमें ब्रिटिशों से कोई मतलब नहीं। और ब्रिटिश ने बोल भी दिया कि अब हमें अफ़गानिस्तान के फॉरेन पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा सोचा था कि कम्युनिस्टों की सरकार वहाँ पे बनेगी, लेकिन कम्युनिस्टों की सरकार नहीं बनेगी, लेकिन वहाँ कम्युनिस्टों की सरकार बन गई। इसीलिए उन्होंने अफ़गानिस्तान को ये कहा था। और ऐसा भी नहीं था कि एक तरफा जीत हो गया था ब्रिटिशों का, बहुत हैवी लॉस भी हुआ था थर्ड एंग्लो अफ़गान वार में, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद। तो ये कारण तो हो गया जी आपका पूरा कि क्यों फर्स्ट वार, सेकेंड वार और थर्ड वार, एंग्लो अफ़गान वार, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब अफ़गानिस्तान के डेमोग्राफिक्स को थोड़ा समझा जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मतलब इंडिया में जिस तरीके से मतलब इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं। अगर वीडियो में भोजपुरी भाषा के अगर फैक्ट भी हो और भोजपुरी भाषा पर अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो सारे भोजपुरिया लोग आ कर के कमेंट में हँसने लगते हैं कि अरे यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। मैथिली की बात कर, मैं हालांकि मैं एकदम रियलिटी की बात करता हूँ, जो सही रहता है वही बोलता हूँ, लेकिन वो लोग ऑफेंड हो जाते हैं इस बात से, तो वो लोग कमेंट में करने लगते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, मतलब मैथिल्स हैं, बंगाली हैं, हम अंगवासी लोग हैं, मगही हैं, भोजपुरिया हैं, उसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं और हैदराबादी हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं, राजस्थानी हैं, पंजाबी हैं, पहाड़ी हैं, और पूर्वोत्तर के भी बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं। उसी तरीके से अफ़गानिस्तान में भी यही है। वहाँ पे सिर्फ पठान लोग नहीं रहते हैं, अफ़गानिस्तान में उज़्बेक हैं और बलूच हैं, और सब तुर्क लोग भी अफ़गानिस्तान में हैं, पारसी लोग भी हैं। वहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं, और हर ट्राइबल्स ग्रुप जो है अपने अपने क्षेत्र पे अधिकार जमाए हुए हैं। तो इसीलिए अफ़गानिस्तान को एक देश के रूप में स्थापित करना बहुत मुश्किल है। फिर बाद में सोवियत यूनियन जब बना, सोवियत यूनियन एक आइडियोलॉजी पे बना था कि सारा जगह कम्युनिस्टों की सरकार हो, कम्युनिस्ट हो, सभी जगह पे इक्वल पॉलिसी हो। अफ़गानिस्तान में भी कम्युनिस्टों की सरकार बनी, और कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट, इस दोनों के बीच में इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट के ख़िलाफ़ थे, क्योंकि कम्युनिस्ट टेक्नोलॉजी की बात करता है, लड़कियों को आज़ादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब इस तरीके से डेवलपमेंट की बात करता है, सब लोगों को बराबर रखता है, लड़के लड़की सभी को पढ़ने का मौका देता है।
तो इस्लामिस्ट इसके ख़िलाफ़ हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, इस्लाम में ये कबूल नहीं है। तो सोवियत यूनियन की बात यहाँ से शुरू होती है कि सोवियत यूनियन ने क्या करा कि सोवियत यूनियन चाहता था कि वहाँ पे कम्युनिस्ट की सरकार बने और उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट किया सोवियत यूनियन में, अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन ने, कि कम्युनिस्ट पार्टी अगर वहाँ पे बची रहती है तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट इन्होंने किया भी सोवियत यूनियन ने, लेकिन इस्लामिस्ट मतलब सोवियत यूनियन इसमें सक्सेस हो नहीं पाया और फिर सोवियत जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो हेड थे उसका कत्ल कर देते हैं इस्लामिस्ट लोग। फिर इस्लामिस्ट के जो मतलब जिहादी या फिर आप ये कहें मुजाहिदीन कहा जाता था, तो मुजाहिदीन के ग्रुप के कुछ लोग फिर रसिया गए, वहाँ पे भेंट मुलाकात हुआ, उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। तो बहुत लंबी कहानी है। फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि सोवियत यूनियन बोलता है कि अब ऐसा है कि अब हम पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करेंगे, अब ये लोग काबू में नहीं आ रहे हैं। तो फिर वो चले जाते हैं और फिर पता ही आप लोगों को 1989 में उनकी जा कर के वापसी होती है। 1979 के आसपास जाते हैं, 1989 में वापसी होती है। 10 साल तक वहाँ पे कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली सोवियत यूनियन भी अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा नहीं कर पाता है। तो आप ये देख लीजिए कि ग्रेट ब्रिटेन भी नहीं कर पाया, सोवियत यूनियन भी नहीं कर पाया। उसके बाद फिर डेमोक्रेसी लाने के लिए, मतलब कि इस्लामिस्ट को ख़त्म करने के लिए, मुजाहिदीन को ख़त्म करने के लिए, और मुजाहिदीन को एक बात ये है कि मुजाहिदीन को बनाया भी था इन्हीं लोगों ने, यूएसए लोगों ने ही बनाया था। मतलब मुजाहिदीन या फिर आप अफ़गानिस्तान तालिबान कहें, उनको बनाया था कि तुम लोगों को मैं टेक्नोलॉजी दूंगा, सब कुछ दूंगा और तुम लोग जो है सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ लड़ो। लेकिन फिर डेमोक्रेसी के नाम पे यूएसए अफ़गानिस्तान में एंटर करता है बाद में, सोवियत यूनियन के बाद में। तो 1991 में सोवियत यूनियन टूट ही जाता है, रसिया बन जाता है, और वह क्षेत्र जहाँ से सोवियत यूनियन बना था वो बाद में तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह क्षेत्र बन जाता है। तो अब तो वो क्षेत्र रहा नहीं, तो फिर यूएसए आता है कि हम डेमोक्रेसी लाएंगे, ये करेंगे। डेमोक्रेसी के सपोर्ट में इस्लामिस्ट के ख़िलाफ़ में आता है अफ़गानिस्तान में। लेकिन फाइनली अभी ये नतीजा निकल रहा है कि अब अफ़गानिस्तान भी, मतलब यूएसए भी ये मान गया है कि ये लोग डेमोक्रेसी अब ला नहीं पाएंगे अफ़गानिस्तान में, और ये लोग अब ये बोलकर बाहर निकल रहे हैं, जो बाइडेन बाहर निकलवा रहे हैं यूएसए के सैनिकों को, कि हम अपने सैनिकों को क्यों मरवाएं, अफ़गानिस्तान में इनके सैनिक क्यों मरें, हमेशा अटैक हो जाता है, मारे जाते हैं यूएसए के सैनिक सब, इसलिए ये वहाँ पर से बाहर निकलवा रहे हैं। तो आप ये देख लें कि इतने बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान को ना कंट्रोल कर पाए, ना जीत पाए, ना ही कुछ कर पाए। हालांकि यूएसए यहाँ पे अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए नहीं आया है, अफ़गानिस्तान को कब्जाने के लिए नहीं आया है, लेकिन फिर भी बात तो वही हुई ना, बात तो वही हुई कि वो डेमोक्रेसी ला नहीं पाए। जैसे सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट नहीं बना पाया अफ़गानिस्तान को, उसी तरीके से यूएसए डेमोक्रेसी भी तो नहीं, डेमोक्रेटिक भी तो नहीं बना पाया अफ़गानिस्तान को। और ग्रेट ब्रिटेन तो कब्जा ही करना चाह रहा था। लेकिन देखा जाए तो अफ़गानिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन की अगर लड़ाई में देखा जाए, ब्रिटिश एम्पायर वर्सेस अफ़गानिस्तान में, तो हाँ ये बात तय है कि ब्रिटिश एम्पायर ने कुछ एरिया अफ़गानिस्तान का कब्जाया, ये बात तय है। क्योंकि पेशावर वगैरह का जो क्षेत्र था वो तो पहले से ही सिख एम्पायर में था। कुछ क्षेत्र इन्होंने कब्जाया जो कि आज बलूचिस्तान के क्षेत्र में आता है, बलूचिस्तान प्रोविंस में आता है पाकिस्तान में, कुछ क्षेत्र कब्जाया। लेकिन वही बात हो गई ना कि ब्रिटिश एम्पायर ने कितना कुछ खोया इस, मतलब उस छोटे से बंजर ज़मीन को अपनाने के लिए। मतलब 1:100 का रेशियो है। अगर 100 रुपये खर्च किया ब्रिटिश एम्पायर ने तो 1 रुपये उसे मिला, और अफ़गानिस्तान ने कुछ ज़्यादा खर्च नहीं किया। तो ओवरऑल ये है कि अगर आप ये देखते हैं कि किसने किस जगह को जीता, किसने कितने एरिया को कब्जाया,
तो उसमें अब ये है कि ओवरऑल जीत अफ़गानिस्तान की ही मानी जाती है कंक्लूज़न में। तो ये थी आज की पूरी वीडियो। पता नहीं कोई यहाँ तक देख पाया होगा कि नहीं देखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान दोस्ती जिंदाबाद। जय अंग, जय अंगिका, अंगिका भाषा जिंदाबाद, जय भागलपुर।